छात्रों, आइए अब हम बाबू गुलाब राय जी के लिखित मधुर भाषण निबंध के तीसरे अंश में प्रवेश करते हैं। और हमने पिछले अंश में यह जाना कि टकसाली भाव अर्थात सच्ची भावना के साथ अगर बात को कही जाए तभी वह बात प्रभावकारी सिद्ध होती है, अन्यथा नहीं। आगे लेखक कहता है, मन, वाणी और कर्म का सामंजस्य ही मनुष्य को श्रेष्ठता के पद पर पहुंचाता है। फिर भी वचनों का विशेष महत्व है, क्योंकि एक कटु वचन सारे किए धराए पर पानी फेर सकता है। यद्यपि यह ठीक है कि दुधारू गाय की 2 लातें भी सहन की जाती हैं, फिर भी दूसरे के स्वाभिमान का हनन कर उसके साथ उपकार करना कोई महत्व नहीं रखता। वाणी की मधुरता के साथ विनयपूर्ण व्यवहार ही शिष्टाचार कहलाता है। शिष्टाचार का अर्थ लोग दिखावे या तकल्लुफ को समझते हैं, लेकिन वास्तव में उसका अर्थ है सज्जनोचित व्यवहार। मधुर भाषण के साथ इसका भी मूल्य है। उसके द्वारा मनुष्य की शिक्षा दीक्षा और कुल परंपरा की और मर्यादा का परिचय भी मिलता है। तो यहाँ लेखक साफ साफ शब्दों में यह कहना चाहता है कि मन, वचन और कर्म तीनों में सामंजस्य होना चाहिए, अन्यथा लोग उस व्यक्ति को आदर नहीं करते हैं। लेकिन लोग यहाँ पर जो दिखावे में आकर के धोखा खा जाते हैं, उसको लेखक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि उसको हमें बिल्कुल समझना चाहिए कि जो व्यक्ति केवल मधुर वचन ही कहता है, कर्म, मन, वचन और कर्म, तो मुख्य विषय है वचन, तो मधुर बातें ही कहता है, उस तरह के काम नहीं करता, तो वह व्यक्ति भी, उस व्यक्ति से भी हमें दूर रहना ही चाहिए। आगे यहाँ लेखक कहता है कि दुधारू गाय की 2 लातें सहन की जा सकती हैं, फिर भी दूसरे का स्वाभिमान का हनन कर उसके साथ उपकार करना कोई महत्व नहीं रखता। अर्थात जो गाय हमें दूध देती हो, वह अगर कभी 2 लात भी मार दे तब भी सहन की जाती है, क्योंकि वह हमें दूध जो देती है, उसके दूध से हम पैसा कमाते हैं और हम यह नहीं चाहते कि 2 लात पा करके उस गाय को वापस कहीं भेज देना चाहिए या बेच देना चाहिए। लेकिन बात यह है कि सहन करने के भी एक सीमा होती है। हम तब तक सहन करते हैं जब हमारे स्वाभिमान पर कोई आँच न आए। जिस दिन स्वाभिमान पर आँच आ जाए तब भी उसका उपकार करना कोई महत्व नहीं रखता। यहाँ पर लेखक गाय की तुलना समाज के उन व्यक्तियों से करता है। अर्थात यह बात यह हुई कि हम गाय को एक प्रतीक के रूप में लें और यह समझें कि कोई व्यक्ति हमें अगर अपने अंडर रख करके काम करवाता है, उसके बदले हमें पैसा देता है, तो उस पैसे के लोभ से उस व्यक्ति के 2 पद गाली भी हम सहन कर लेते हैं, परंतु वह गाली तब तक सहेंगे कि जब तक हमारा स्वाभिमान नष्ट न हो। जिस दिन स्वाभिमान नष्ट हो जाता है और उसके बाद भी हम गाली सहते रहें, तब वह मूर्खामी है और कुछ नहीं। मूर्ख व्यक्ति ही ऐसा कर सकता है। जो सच्चा इंसान होता है वह स्वाभिमान का हनन नहीं होने देता और उस व्यक्ति की गालियां वह नहीं सुन सकता, क्योंकि वाणी की मधुरता के साथ विनयपूर्ण व्यवहार ही शिष्टाचार है। जो व्यक्ति हमें काम देता है, पैसा देता है, उस व्यक्ति के साथ हमारे जो संबंध भी ठीक होना चाहिए और उस व्यक्ति के मुंह से भी हमारे लिए शिष्ट भाषा ही निकलना चाहिए, तभी हम सफल होंगे। और इसका अर्थ यह नहीं है कि दिखावे के लिए अगर व्यक्ति हमें ऊपर ही ऊपर अच्छी बातें कह देता हो और अंदर से हम पर गुस्सा करता हो, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ऐसे में वह व्यक्ति हमें धोखा दे रहा है। असल में शिष्टाचार का अर्थ है सज्जनोचित व्यवहार।
मधुर भाषण के साथ इसका भी मूल्य है। आगे लास्ट में जो एक लाइन यहाँ पर लिखा है वह बहुत इम्पोर्टेंट है कि भाषा द्वारा ही मनुष्य की शिक्षा दीक्षा और कुल परंपरा की और मर्यादा का परिचय मिलता है। अर्थात कोई व्यक्ति किस तरह का भाषा का प्रयोग करता है, उस भाषा को सुनकर आप लोग यह जान सकते हैं कि वह व्यक्ति किस परंपरा का है और उसके माँ बाप किस तरह के होंगे। बिल्कुल माने किसी व्यक्ति के जुबान पर जो बातें निकलती हैं वह बातें केवल उस व्यक्ति की बातें ही नहीं हैं, उसके साथ में उस व्यक्ति के पीछे उनके माँ बाप, उनके दादे परदादे सबका परिचय हमें मिलता है। इसलिए हमेशा इस बात को ध्यान में रख कर के ही हमें सामने वाले से बात करना चाहिए। किसी काम को कराने के लिए कृपया शब्द का प्रयोग शिष्टता या परिचायक होता है। काम हो जाने के पश्चात धन्यवाद कहना भी जरूरी है। जो अपने से नीचे हैं उनसे कोई ऐसी बात न कही जाए जिससे यह प्रकट हो कि हम उनको नीचा समझते हैं। अपने से कम स्थिति के लोगों के स्वाभिमान की रक्षा करना सज्जन का पहला कर्तव्य होता है। तो यहाँ लेखक अब हमें एक एक करके बताने की कोशिश करता है कि हम कैसी बातें कहें। असल में कृपया शब्द का प्रयोग करना अच्छी बात है। कृपया शब्द का प्रयोग हम कब करते हैं? जिस जगह पर अंग्रेजी भाषा में प्लीज शब्द लगाए जाते हैं उसी स्थान पर हिंदी में भी हमें कृपया शब्द का प्रयोग करना चाहिए। और काम हो जाने के पश्चात हमें धन्यवाद कहना भी ज़रूरी होता है। और एक बात यहाँ लिखा है कि हम किसी से इस तरह से बातें कभी ना करें जिन बातों से ऐसा लगे कि हम उसे नीचा दिखाना चाहते हैं, नीचा समझते हों। क्योंकि सामने वाले लोगों को भी हमें सम्मान करनी चाहिए और उनकी स्वाभिमान की रक्षा करना हमारा कर्तव्य हो जाता है। जो काम करना है उसको प्रसन्नता से करना चाहिए और उसके संबंध में कोई ऐसे शब्द भी ना कहना चाहिए जिनसे प्रकट हो जाए कि यह काम नाखुशी से किया जा रहा है या उस काम के करने से दूसरे के साथ एहसान किया जा रहा है। या तो कोई चीज़ न दें और दें तो पूर्ण उदारता से दें या प्रसन्नता के साथ दें। कम से कम जहाँ क्रिया में उदारता हो वहाँ वचन दरिद्रता न आने देना चाहिए। किसी व्यक्ति के लिए हम अगर कोई काम कर देते हैं या किसी की मदद कर देते हैं या कोई चीज़ हमें उसे उधार देते हैं तो उस समय भी हमें उसके साथ प्रसन्नता से बात करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम उसके लिए कोई एहसान कर रहे हों। यह बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर लेखक ने लिखा है कि कम से कम जहाँ क्रिया में उदारता हो, जिस काम करने के लिए हम उदार हो गए हैं उसकी मदद करने के लिए हम तो उदार हो चुके हैं, उसकी मदद हम कर ही रहे हैं, तो कुछ दो पद खुशी की बातें करने में क्यों कंजूसी करते हैं। यहाँ लेखक कहता है कि वचने दरिद्रता कभी न करनी चाहिए। बात कहने में, अच्छी बातें कहने में कोई पैसा नहीं लगता, इसलिए कभी भी हमें किसी से खुशी से दो बात करने में कभी भी संकोच नहीं करना चाहिए। हमें आगे बढ़ कर के उसके साथ उनकी मदद भी करें और उनको कुछ ऐसे दो शब्द भी कहें जिनसे वह भी खुश हो जाए और हम भी खुश हो जाएं। यदि इनकार ही करना पड़े तो उसमें अधिकार या अभिमान की गंध न आने देनी चाहिए। इनकार मजबूरी के कारण होना चाहिए, चाहे वह सैद्धांतिक मजबूरी हो या आर्थिक इनकार शिष्टता के साथ भी हो सकता है और अशिष्टता के साथ भी हो सकता है। प्राय लोग अशिष्टता से यह कह देते हैं, जाओ अमुक वस्तु यहाँ कहाँ से आई, तुम्हारा कोई देना आता है? घर वालों को तो जुड़ता ही नहीं, तुम्हारे लिए कहाँ से लाएं? इनकार करने में जो बातें कही जाएं उनमें परायपन का भाव न आने देना चाहिए। इनकार करते समय खेद प्रकट करना शिष्टाचार की मांग है। कहना चाहिए कि मुझे बड़ा खेद है कि आपके लिए इनकार करना पड़ रहा है। आपने यहाँ आने का या मांगने का कष्ट किया और मैं इस विषय में आपकी सेवा न कर सका। तो यहाँ पर लेखक यह कहना चाहता है कि अगर हम
किसी की मदद नहीं कर सकते या किसी को कोई चीज़ उधार भी नहीं दे सकते, तो हम उन्हें कभी यह मत कहें कि जाओ अमुक बस मतलब इस मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, जाओ भागो यहाँ से, या मैं तुम्हें यह चीज़ नहीं दे सकता क्योंकि तुम कभी मुझे वापस नहीं करते। और इस तरह से बातों को कहने के बजाय हमें यह कहना चाहिए कि मुझे बड़ा खेद है कि आपने यहाँ आने का कष्ट किया, मुझे मांगा, लेकिन मैंने आपको नहीं दे पाया, इसके लिए सॉरी। इस तरह की बातों का हमें प्रयोग करना चाहिए, यह लेखक यहाँ समझाना चाहता है। और अंत में लेखक कहता है, वार्तालाप में हमको व्यापारिक या जाप्ते की बातचीत या निजी बातचीत में थोड़ा अंतर करना होगा। व्यापारिक बातचीत भी अशिष्ट न होनी चाहिए, किंतु वह नपी तुली हो सकती है। निजी संबंध की बातचीत में आत्मीयता का अभाव न रहना चाहिए और थोड़ा सा कष्ट उठाकर बात को पूरी तौर से समझा देना अपना कर्तव्य हो जाता है। कुछ लोग सबके साथ निजी संबंध का वार्तालाप करते हैं, यह भी बुरा नहीं है, किंतु बात उतनी ही कही जाए जितनी निभाई जा सके। एक होता है व्यापारिक बातचीत और दूसरा जो होता है वह आत्मीय बातचीत। मतलब जो लोग बहुत ही अपने हैं, बहुत ही पास के हैं, उनके साथ हम जिस तरह से बातें करते हैं, व्यापारिक बातचीत कुछ अलग ही होती है। अर्थात मान लीजिए आप अपने दोस्त से बात कर रहे हैं या अपने घर परिवार में अपने भाई बहन से बात करते हैं, तो जिस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं उसी तरह के शब्दों का प्रयोग आप स्कूल में या कहीं और ऐसे स्थलों में जहाँ पर आप काम करते हो उस जगह पर अपने जो बॉस है उसके साथ अगर भी ऐसे बात करेंगे तो वह ठीक नहीं है। क्योंकि स्कूल में हो चाहे अपने जिस जगह पर आप काम कर रहे हो उस जगह पर उतनी ही बात की जाए जितना आप निभा पाओ, जितना आप कर पाओ। और घर में आप आत्मीय लोगों के साथ जो अपने लोग हैं, जो अपने दोस्त हैं, चाहे अपने घर वाले हैं, उनके साथ बात करते समय भी हम अत्यधिक शिष्ट होकर के बात करना ठीक नहीं है। हम जैसे बात करते हैं उनसे उनको जिस तरह की भाषा अच्छी लगती है उसी तरह से करनी चाहिए। बात जैसे भी हो, बात उतनी ही करो जितना आप उसको निभा पाओ, उससे अधिक बात कभी मत करो, क्योंकि अधिक बात करने से लोग आपको चाटू ही कहेंगे और कुछ नहीं कहेंगे। यही बात यहाँ पर समझाना चाहता है लेखक। तो प्यारे छात्रों, इसके नीचे इस पाठ में आने वाले कठिन शब्दों का अर्थ दिया हुआ है। इस वीडियो को आप लोग रोक करके इन अर्थों को पढ़ें और इस पाठ को समझने का प्रयास करें। मुझे आशा है आप लोग इस पाठ को समझ पाए होंगे। इस पाठ से बहुत बार परीक्षा में प्रश्न आया करते हैं और उनको आप लोग ज़रूर करने की कोशिश करेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। धन्यवाद।